दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है सिल्वर वेडिंग। इसके लेखक मनोहर श्याम जोशी जी है। इस चैप्टर में लेखक ने पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच सोच और जीवन जीने के तरीके में जो फर्क है उसे दिखाया है। मतलब कि यह कहानी बताती है कि दो पीढ़ियों की सोच अलग अलग होती है और इसी वजह से उनके बीच मतभेद भी हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों इस चैप्टर को हम एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। कहानी का मुख्य पात्र यशोधर बाबू पुराने विचारों वाले व्यक्ति है। वे अपने पुराने संस्कारों, आदर्शों और परंपराओं को बचाए रखना चाहते हैं, लेकिन उनके बच्चे नए जमाने की सोच के साथ आधुनिक तरीके से जीवन जीना पसंद करते हैं। उनकी पत्नी ने भी समय के साथ अपने आप को बदल लिया है और अपने बच्चों की तरह आधुनिक जीवन शैली अपना ली है, लेकिन यशोधर बाबू अपने आप को बदलना नहीं चाहते। यही वजह है कि उनके और उनके परिवार के बीच अक्सर टकराव हो जाता है। यशोधर बाबू एक सरकारी दफ्तर में सेक्शन ऑफिसर थे और दिल्ली के गोल मार्केट में रहते थे। वे सीधे साधे और परंपरागत मान्यताओं को मानने वाले इंसान थे, लेकिन उनके घर के बाकी सभी सदस्य मॉडर्न हो चुके थे। यहाँ तक कि उनकी पत्नी, जो पहले पूरी तरह उनकी तरह परंपरावादी थी, अब बच्चों की मर्जी के अनुसार आधुनिक हो गई थी। इसी कारण यशोधर बाबू और उनके परिवार के बीच हमेशा मतभेद बना रहता था। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के मॉडर्न बनने पर मजाक उड़ाते थे। वे उसे साइलन बुढ़िया, चटाई का लहंगा और बूढ़ी मुंह मुहासे, लोग करे तमाशे कहकर चिढ़ाते थे। यशोधर बाबू के 3 बेटे और एक बेटी थी। सबसे बड़ा बेटा भूषण एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था और उसे 1500 रुपए महीना मिलता था। दूसरा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा था। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप पर अमेरिका जा चुका था। बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती थी और इसके लिए अमेरिका जाना चाहती थी। इसी वजह से वह शादी के लिए तैयार नहीं थी। कहानी की शुरुआत में लेखक बताते हैं कि यशोधर बाबू दफ्तर में बैठकर घड़ी देख रहे थे। उस समय शाम के 5:25 हो रहे थे। वे अपनी घड़ी को 5 मिनट सुस्त मानते थे। जैसे ही वे घर जाने के लिए उठे, तभी उनके दफ्तर के एक कर्मचारी चड्डा ने उनकी घड़ी पर मजाक किया और कहा कि उन्हें एक डिजिटल घड़ी ले लेनी चाहिए। इस पर यशोधर बाबू ने बताया कि यह घड़ी उन्हें शादी में तोहफे के रूप में मिली थी, इसलिए यह उनके लिए बहुत खास है। बातचीत के दौरान दफ्तर के लोग जान जाते हैं कि उनकी शादी 6 फरवरी 1947 को हुई थी और आज उनकी सिल्वर वेडिंग यानी कि शादी की 25वीं सालगिरह है। दफ्तर के साथ ही उनसे पार्टी मांगने लगे। यशोधर बाबू ने उन्हें 30 रुपए देकर पार्टी के लिए भेज दिया, लेकिन वे खुद उस चाय पार्टी में शामिल होने के बजाय अपने घर को निकल पड़े। अचानक यशोधर बाबू को अपने बड़े भाई जैसे किशन दा की याद आती है। किशन दा ऑफिस में चाय पानी पीने या गप्पे मारने को समय की बर्बादी मानते थे। यशोधर बाबू हमेशा उनकी बात मानते और उन्हीं को अपना आदर्श और मार्गदर्शक मानते थे। जब यशोधर बाबू मैट्रिक्स पास करके दिल्ली आए थे, तब किशन दा ने ही उन्हें अपने घर में रखा था। उस समय उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी, इसलिए किशन दा ने उन्हें कुछ समय तक अपने घर में रसोइया का काम करने दिया और बाद में अपने ऑफिस में नौकरी भी दिलवा दी। यशोधर बाबू के चरित्र और जीवन निर्माण में किशन दा का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने ऑफिस में काम करने और जीवन जीने के तरीके उन्हीं से सीखे थे। किशन दा ने शादी नहीं की थी। वे बहुत सरल और सादगीपूर्ण जीवन जीते वे। धार्मिक, परोपकारी और समाज सेवा करने वाले इंसान थे। पहाड़, कुआऊ, उत्तराखंड से नौकरी की तलाश में आने वाले लोगों को वे अपने घर में रहने खाने की सुविधा देते और उनकी नौकरी ढूंढने में मदद भी करते। वे अपनी सभ्यता और संस्कृति से बेहद प्यार करते थे। यशोधर बाबू ने यही सब उन्हीं से सीखा और अपने जीवन में अपनाया। यशोधर बाबू की एक निश्चित दिनचर्या थी। वे रोज पैदल ही घर से ऑफिस जाते। ऑफिस से शाम 5 बजे निकलकर सबसे पहले बिड़ला मंदिर जाते, फिर पार्क में बैठकर प्रवचन सुनते। उसके बाद सब्जी मंडी से सब्जी खरीदते और पैदल ही घर लौटते। इसी तरह वे हर दिन रात 8 बजे के बाद ही घर पहुंचते थे। पहले ऑफिस साइकिल से जाते थे, लेकिन अब पैदल ही जाने लगे थे। उनके बच्चों को उनका साइकिल से ऑफिस जाना अच्छा नहीं लगता था। उन्हें स्कूटर पसंद नहीं था और कार वे खरीद नहीं सकते थे।
इसलिए उन्होंने पैदल आना जाना शुरू कर दिया था। आज भी वे रोज की तरह ऑफिस से निकलकर बिड़ला मंदिर की ओर जा रहे थे कि रास्ते में उनकी नजर उस पुराने क्वार्टर पर पड़ी जहाँ कभी किसनदा रहते थे। उस क्वार्टर को अब तोड़कर वहाँ 3 मंजिल मकान बना दिया गया था। उनके बच्चे चाहते थे कि अब वे भी अपने पद और हैसियत के अनुसार बड़ा मकान ले, लेकिन यशोधर बाबू को वही पुराना घर और जगह पसंद थी। इसी वजह से वे कहीं और नहीं जाना चाहते थे। यशोधर बाबू और उनके बच्चों के बीच अक्सर विचारों का टकराव होता रहता था। कई बार वे सोचते थे कि काश वे किसनदा की तरह अविवाहित रहते और अपना जीवन समाज सेवा में लगा देते, लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि रिटायरमेंट के बाद किसनदा को कोई सहारा नहीं मिला। वे गांव चले गए और वहां सिर्फ 1 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। यही सोचकर यशोधर बाबू के मन में लगातार अंदरूनी संघर्ष चलता रहता था। यशोधर बाबू का मंदिर जाना, धार्मिक कामों में हिस्सा लेना और प्रवचन सुनना उनके परिवार को पसंद नहीं था। उनके बच्चे अक्सर उन्हें कहते कि वे अभी इतने बूढ़े नहीं हुए कि मंदिर जाकर प्रवचन सुने। उस दिन भी मंदिर जाने के बाद वे प्रवचन सुनने बैठ तो गए, लेकिन उनका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उनके दिमाग में कई तरह के विचार आते जाते रहे, इसलिए वे बीच में ही उठकर सब्जी मंडी की ओर चल दिए। चलते चलते उन्हें याद आया कि उनके बच्चे अक्सर कहते कि सामान लाने के लिए नौकर रख लो, लेकिन खुद कभी बाजार जाकर सामान लाना पसंद नहीं करते। यशोधर बाबू का बड़ा बेटा उन्हें अपना वेतन नहीं देता था। वह अपनी कमाई से अपनी मर्जी से सामान खरीद कर लाता और फिर उस पर सबको रोब दिखाता। जब यशोधर बाबू सब्जी लेकर घर पहुंचे तो देखा कि उनका बेटा बाहर अपने बॉस को विदा कर रहा था और घर के बाकी लोग भी मेहमानों को विदा कर रहे थे। घर के अंदर पार्टी चल रही थी। शुरुआत में उन्हें कुछ समझ नहीं आया। बाद में बड़े बेटे भूषण ने शिकायत भरे लहजे से बताया कि घर में उनके सिल्वर वेडिंग की पार्टी हो रही थी और वही देर से घर पहुंचे हैं। यह सुनकर यशोधर बाबू को बहुत दुख हुआ, क्योंकि किसी ने भी उन्हें इस पार्टी के बारे में कुछ नहीं बताया था। वैसे भी उन्हें पार्टी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन बच्चों के बहुत जिद करने पर उन्होंने केक काटा। मगर उन्होंने केक नहीं खाया क्योंकि उसमें अंडा था और उन्होंने यह बहाना बना दिया कि उन्हें संध्या पूजा करनी है। इसके बाद वे पूजा स्थल पर जाकर बैठ गए और तब तक वही रहे जब तक सारे मेहमान नहीं चले गए। जब मेहमान चले गए तो पत्नी के बुलाने पर वे बैठक में आ गए। वहाँ उनके बड़े बेटे ने उन्हें एक ऊनी ड्रेसिंग गाउन गिफ्ट किया और कहा कि वे इसे पहनकर सुबह दूध लेने जाया करें। लेकिन यशोधर बाबू के मन में यह ख्याल आया कि काश उनका बेटा उन्हें ये गाउन देने के बजाय यह कहता कि अब से मैं ही आपकी जगह दूध लेने जाया करूँगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।